हेलो, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो से हम अपनी डिस्कशन नार्सिसिज्म के बारे में आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नार्सिसिज्म को कैसे समझा जाता है, मतलब कि नार्सिसिज्म के क्या टाइप्स होते हैं और किस टाइप के नार्सिस्टिक ट्रेट्स या हम कहें कि सब टाइप्स साइकोलॉजिस्ट उनके बारे में जानते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। 1898 में 1898 में एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे हैवलॉक एलिस। उन्होंने सबसे पहली बार नार्सिसस की स्टोरी बताई थी, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि यह एक तरह का पैथोलॉजिकल सेल्फ एब्जॉर्प्शन होता है। उसी के बाद से ये जो टर्म्स थे नार्सिसिस्टिक, नार्सिसिस्ट, ये सब दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने उनसे उठा लिए, मतलब उनसे इंस्पायर हो गए और इस वर्ड को यूज़ करने लगे। और सबसे ज़्यादा ये वर्ड पॉपुलराइज किया सिगमंड फ्रॉइड ने, जो कि उन्होंने इस कंडीशन को 1914 में अपने एक पेपर में मेंशन किया था, डिस्क्राइब किया था। साइकोलॉजिस्ट जैसा देखते हैं, उनका ऐसा मानना है कि नार्सिसिज्म में एक सेल्फ एब्जॉर्प्शन या जिसे कहें कि इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम से ज़्यादा बहुत कुछ होता है। और सिर्फ ये कहना कि कोई पर्सन जो है वो बहुत ईगोटिस्टिकल है, छुपाता है, हमेशा अपने पास सीक्रेट्स रखता है और अपने बारे में बड़ी बड़ी बात करता है या सोचता है, इससे बहुत कुछ और भी है नार्सिसिज्म में। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो मैंने अभी ट्रेट्स बताए, ये सब अगर अपने एक्सट्रीम पे अगर एग्जिस्ट करेंगे तो ये बहुत ही अनअट्रैक्टिव क्वालिटीज़ हैं। बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा इस तरीके से किसी का बिहेवियर या किसी के बारे में कोई अपने बारे में ऐसे बात करे। इसलिए हम इनको तो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये सारे ट्रेट्स तो नार्सिसिस्ट लोगों में होते हैं, पर जो ट्रू नार्सिसिज्म होता है उसके अंदर एक बहुत ही एक मेनिया की तरह, एक बिल्कुल एक पैशन की तरह अपनी प्रेज, अपने एम्बिशन को अप्रोच करना, खुद को सेटिस्फाई करना, ऐसी डिजायर्स और ऐसी चाह होती है उस पर्सन में। तो सिर्फ ये कहना कि कोई ईगोटिस्टिक है, ईगो बहुत है उसमें, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है, सिर्फ अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बात करने वाला पर्सन नार्सिसिस्ट नहीं होगा। नार्सिसिस्ट लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अपनी प्रेज की, अपनी तारीफ की, अपने को बढ़ा चढ़ा के, अपने को बेस्ट देखने की उनके अंदर बहुत डीप डिज़ायर होती है। जिन लोगों को थोड़ा सा भी अगर एनपीडी होता है, मतलब नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो सकते हैं, चालाक हो सकते हैं, वो अपनी अचीवमेंट्स को बहुत ज़्यादा बोस्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनको बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं जैसे उन्होंने कुछ स्पेशल चीज़ें अचीव की हैं। और साथ ही साथ इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई सेल्फ एस्टीम होती है, अपने को दूसरों से हमेशा ऊपर ऊंचा देखते हैं। और ना ही सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स, अपनी फिजिकल अपीयरेंस, अपनी पोजेशंस, कुछ भी जो भी इनके पास है, जिसको भी वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। तो ऐसा तो बाहर से देखने में आता है कि वो किस तरह से अपने बारे में बात कर रहे हैं, पर अंदर से बहुत ही ज़्यादा ये इनसिक्योर होते हैं। और अंदर से इनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होता है कि इनके अंदर जो एक्चुअल सेल्फ वर्थ है, एक्चुअल जो पोटेंशियल है, वो बहुत कम है। इनको दूसरों से एडमिरेशन की, तारीफ की बहुत ज़्यादा चाह होती है। इसी तरह से ये अपने इस बिलीफ को फीड करते रहते हैं कि जिसमें वो ऐसा मानते हैं कि वो दूसरों से और सभी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेशल है। साइकोलॉजिस्ट इसको नार्सिसिस्टिक सप्लाई के तौर पे देखते हैं, मतलब वो इसको नाम देते हैं नार्सिसिस्टिक सप्लाई, मतलब लोगों को इस तरह से अप्रोच करना जिसमें कि वो लोगों से एडमिरेशन लेते रहें, तारीफ अपनी सुनते रहें, ऐसा कुछ करते रहें जिससे कि उनकी सिर्फ तारीफ हो रही है, ताकि वो अपने को बढ़ा चढ़ा के देख सके और वो कंफर्म कर सके इस बात को कि हाँ, मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मैं तो कुछ डिफरेंट और बहुत यूनिक हूँ। तो ऐसे में ये इनके लिए ड्रग का काम करता है, नशा हो जाता है इनको अपने एडमिरेशन और अपनी तारीफें सुनने का, अपने को हमेशा दूसरों से ऊंचा देखने का और अपनी अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाने का। आम तौर पर देखें टिपिकली तो नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं उनमें दूसरों के लिए बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं होती है। दूसरों की तारीफ या दूसरों के अंदर किसी तरीके की अच्छी क्वालिटीज़, सुपीरियर क्वालिटीज़, उसको लेकर इनमें बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग, हमदर्दी नहीं होती है। किसी भी तरह से वो उसके लिए सेंसिबल नहीं होते हैं। इनको सिर्फ अपनी परवाह होती है और दूसरों से अपने को ऊपर देखने की हमेशा एक चाह होती है। नार्सिसिज्म के डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, अलग अलग लेवल पर लोगों के अंदर नार्सिसिज्म होता है। हालांकि साइकोलॉजिस्ट इस बात से भी मानते हैं कि हम सभी थोड़े थोड़े नार्सिसिस्टिक तो होते ही हैं। यहां तक कि ऐसा भी मानना है साइकोलॉजिस्ट का, खासकर कि अगर हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें या
हम ऐसा कहें कि नार्सिसिज्म जो है उसकी कहीं ना कहीं हम सबको ज़रूरत भी होती है ताकि हम दुनिया में सर्वाइव कर सकें। तो एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी भी है नार्सिसिज्म, क्योंकि हम अपने को बेटर, अपने को अच्छा देखकर ही दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं। नहीं तो अगर इसका उल्टा होगा और अगर हम अपने को बहुत अंडर एस्टिमेट करेंगे तो हम धीरे 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 डिप्रेशन की तरफ चले जा सकते हैं और सुसाइडल हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा ईगोटिस्टिकल होना, थोड़ा सा अपने ऊपर सेल्फ वर्थ पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना, ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होता है। जबकि इसके उल्टे अगर देखा जाए तो जो एक फुल्ली नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल होता है उसका ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तक होता है और वो डिस्ट्रक्टिव भी होता है। तो ज़्यादातर लोग तो जैसे तैसे सर्वाइव करते हैं थोड़े बहुत नार्सिसिज्म के साथ, पर दूसरों के लिए हार्मफुल नहीं होता उनका नार्सिसिज्म। मतलब वो दूसरों के लिए एम्पैथी रख सकते हैं, दूसरों की पॉजिटिव क्वालिटीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। जबकि नार्सिसिस्टिक लोग दूसरों की पॉजिटिव क्वालिटीज़ को ना कभी कंसिडर करेंगे और ना उन्हें कोई वैल्यू देंगे और सिर्फ खुद के ही बारे में हमेशा बढ़ा चढ़ा के सोचते रहेंगे। DSM मतलब डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, इस मैनुअल के अकॉर्डिंग एक पर्सन को नार्सिसिस्टिक तभी कंसिडर किया जाता है जब उसके कुछ ऐसे फॉलोइंग बिहेवियर्स होंगे। कौन कौन से बिहेवियर होंगे? एक, कि वो सिचुएशंस को बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन देखने की कोशिश करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करते हैं और चीज़ों को उनके रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में नहीं देख पाते। दूसरा, ये दूसरों की फीलिंग्स और थॉट्स के साथ बिल्कुल भी एम्पैथाइज नहीं कर पाते, मतलब उनके नज़रिए से, लोगों के नज़रिए से उनकी लाइफ और उनके बिहेवियर को नहीं देख पाते। तीसरा, कि नार्सिसिस्ट सिर्फ अपने इश्यूज से ही कंसर्न्ड होता है, उसको दूसरों के इश्यूज में इंटरेस्ट ही नहीं है। चौथा, नार्सिसिस्ट को अथॉरिटी की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, अपने से ऊपर किसी को देखना पसंद नहीं करते। तो कोई भी ऐसी जगह जहां वो काम कर रहे हैं या फैमिली में है और कोई इनसे बड़ा है, ज्यादा अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड है, तो वो उसको कुछ नहीं समझते। वो किसी ना किसी तरह से ऐसा जरिया या ऐसा मौका ढूंढते हैं जहां वो अपने को ही सबसे ऊपर प्रूव कर पाए, सिद्ध कर पाए। पांचवा, गहरे में अगर देखा जाए तो नार्सिसिस्ट लोग बहुत ही इंफीरियर फील करते हैं और किसी ना किसी तरह से कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो अपने को इस फीलिंग को कंपनसेट कर सकें और अपने को सुपीरियर महसूस कर सकें। छठा, नार्सिसिस्ट लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, करीब करीब वो बिल्कुल ही अक्षम होते हैं, मतलब उनमें क्षमता ही नहीं होती कि वो किसी तरह से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को रिसीव कर सकें। कोई उनके बारे में अगर कुछ अच्छा भी कहना चाहे, उनको कोई फीडबैक देना चाहे, कंस्ट्रक्टिव मतलब जो उनके फायदे के लिए होगा, जिससे वो अपने बिहेवियर को चेंज कर सकें, जो कि उन्हें सुनना चाहिए, लेना चाहिए, वो बिल्कुल भी ऐसा क्रिटिसिज्म रिसीव नहीं कर पाते। सातवां, नार्सिसिस्ट लोगों को अक्सर एक सेक्सुअल एडमिरेशन भी चाहिए होता है, मतलब इनको अक्सर अपने ब्यूटी को लेकर, अपने लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है और वो अपने को ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि वो बहुत ही सिडक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंशुअस हैं। उनको इस तरीके का एक रिस्पॉन्स चाहिए कि उनको दूसरे ऐसे देख पाएं, समझ पाएं कि उनके अंदर सेक्स अपील बहुत ज़्यादा है। आठवां और लास्ट पॉइंट होगा कि एक नार्सिसिस्ट जो होता है वो अपनी अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखता है, सुपीरियर समझता है खुद को, दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए तैयार रहता है और अक्सर दूसरों पर डिपेंडेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरों पर डिपेंडेंट हुए बिना उनका नार्सिसिज्म एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो उनको कोई ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसके अगेंस्ट वो अपने को सुपीरियर महसूस कर सके हमेशा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि डीएसएम किस तरह से नार्सिसिस्ट लोगों को डिस्क्राइब करती है। जो भी लोग जिनको एनपीडी मतलब नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिला होता है, उनमें ये सारे ट्रेड्स किसी ना किसी मात्रा में होते हैं और कुछ ट्रेड्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं उनमें। पर इसी के साथ कुछ दूसरे नार्सिसिस्टिक बिहेवियर्स भी होते हैं। 1950 के दशक के बाद से अगर हम अमेरिकन सिनेरियो और यूरोपियन सिनेरियो के हिसाब से देखें तो ऐसा कहा जा सकता है कि वो लोग जिनको नार्सिसिज्म की बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रॉब्लम है, मतलब वो जो बहुत ज्यादा नार्सिसिस्टिक हैं या जिनको एनपीडी का डायग्नोसिस मिला है, इनकी परसेंटेज में बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ है और हर दशक में, हर डेकेड में इनकी परसेंटेज बढ़ती ही जा रही है। और जैसे जैसे थेरेपिस्ट इन नार्सिसिस्ट लोगों को ऑब्जर्व करते गए, उनके डिफरेंट बिहेवियर्स को देखते गए, ऑब्जर्व किया, रिसर्च किया, तो उन्होंने देखा कि इसके कई सारे वेरिएशंस होते हैं इस कंडीशन के, जिनको कि कई सारी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग तरह से इनको डिवाइड करने की कोशिश की है, इनको कैटेगराइज करने की कोशिश की है।
बच्चों में तो जो नार्सिसिज्म होता है वो एक लर्नड बिहेवियर होता है, मतलब उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के उनको बहुत कॉन्फिडेंट बना दिया जाता है और उनके जो घर के जो लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो उनको बड़ा स्पेशल मानते हैं और स्पेशल मानकर और स्पेशल ट्रीट करके उनको थोड़ा नार्सिसिस्टिक बना देते हैं। पर ये जो बचपन में जो हम लर्न करते हैं घर के माहौल में नार्सिसिज्म, जहाँ पर एक बच्चे को बहुत पैम्पर किया जाता है और उसे स्पेशल फील कराया जाता है, वक्त के साथ ये अनलर्न भी किया जा सकता है और अक्सर हो भी जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो अपने माहौल में ढलता है और लोगों से मिलता है, फैमिली से हटके अलग अलग माहौल, अलग अलग एनवायरनमेंट में डील करता है, फ्रेंड्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके साथ उसका जो नार्सिसिज्म है वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। इसलिए बच्चों में नार्सिसिज्म का कोई बीमारी या किसी तरीके का उसका पैथोलॉजिकल नेचर को डायग्नोस करने से अक्सर साइकोलॉजिस्ट बचते हैं और उनमें हम ठीक तरीके से नार्सिसिज्म को डिस्क्राइब कर भी नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बच्चे को हर फैमिली में पेरेंट्स नार्सिस्टिक थोड़ा बना ही देते हैं। इसलिए फुल फ्लेज्ड जो एनपीडी होता है वो सिर्फ एडल्ट्स में ही डायग्नोस किया जा सकता है और उसको ट्रीट भी बहुत अलग तरह से किया जाता है। तो बात करते हैं कि कौन से अलग अलग टाइप के नार्सिसिज्म होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, इस बारे में थोड़ा अब आगे बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। पहली कैटेगरी है फैलिक नार्सिसिस्ट लोगों की। ये ज़्यादातर मेल्स ही होते हैं और इनमें खुद को लेकर बहुत ज़्यादा सेल्फ लव होता है, अपनी फिजिकल बॉडीज़, अपने लुक्स, अपने अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा एडमिरेशन होता है। ये चलते हैं तो बिल्कुल ऐसे कि जैसे इनको अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होता है, एक अलग ही टाइप का इनका बॉडी लैंग्वेज होता है, बहुत ही कॉन्फिडेंट और एकदम बिल्कुल सीना चौड़ा करके, ऐसे कि जैसे बस सब उनको देख रहे हैं या सब उनको देखें। और एटीट्यूड से काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी एथलेटिक होते हैं। एग्जीबिशनिस्ट होते हैं ये, जिनको अपने बॉडीज़ को डिस्प्ले पे रखना बहुत पसंद है, मतलब किसी ना किसी तरह से एक्सपोज करना, जिमिंग करना, मॉडलिंग करना, या कह सकते हैं अपनी सेल्फीज फोटोज़ इस तरह से लेंगे कि जैसे बस इनको अपनी बॉडी को दिखाना पसंद है। फिर सेकंड टाइप आता है मैनिपुलेटिव नार्सिसिस्ट। इनको दूसरों को मैनिपुलेट करने में, इन्फ्लुएंस करने में मज़ा आता है। इनको अपने को पावरफुल महसूस कराने के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करने की एक बहुत स्ट्रांग नीड होती है। ये दूसरों को बुली भी करते हैं, झूठ भी बहुत बोलते हैं और दूसरों को बहुत उकसाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि दूसरे इनके हिसाब से चलने लगें, या जिसे आम भाषा में कहते हैं अपने इशारों पर दूसरों को नचाते हैं। तीसरा है पैरानॉइड नार्सिसिस्ट। इनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ हेट्रेड होता है, इसलिए ये इस फीलिंग को, इस सेंटिमेंट को दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं, जिसमें कि ये बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, जलन महसूस करते हैं और क्रिटिसिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, दूसरों पर शक करते हैं, दूसरों की तरक्की, दूसरों के लाइफ में आने वाली खुशियाँ, सुख, उनकी अचीवमेंट्स, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए जेलसी बहुत ज़्यादा होती है और इनको अगर क्रिटिसाइज किया जाए तो बहुत ऑफेंडेड फील करते हैं। चौथा है क्रेविंग नार्सिसिस्ट। अब वैसे तो नार्सिसिस्ट काफ़ी इगोइस्टिक होते हैं, पर क्रेविंग नार्सिसिस्ट थोड़े अलग होते हैं। ये काफ़ी नीडी, इमोशनली बहुत डिमांडिंग, बहुत ही इमोशनली क्लिंगी, मतलब बहुत चिपकू से और अटेंशन सीकिंग होते हैं। तो अक्सर ये रिलेशनशिप में जिस पर्सन के साथ होते हैं उनको हमेशा अपने साथ देखना चाहते हैं, उनको छोड़ नहीं पाते हैं, उनको हमेशा अपने तरफ अटेंशन की डिमांड होती है। किसी ना किसी तरह से ये अपने ऐसे बिहेवियर्स रखते हैं जिससे कि दूसरा हमेशा इनके साथ, इनके आसपास घूमता रहे, इनके ऊपर हमेशा अटेंशन बनाए रखे। तो है तो ये नार्सिसिज्म एक तरीके का, पर इसके अंदर कोशिशें पूरी इस बात की होती हैं कि दूसरा पर्सन इनके आसपास हमेशा रहे और इनको बहुत इंपॉर्टेंस देता रहे। तो ये थे कुछ 4 कॉमन टाइप्स नार्सिसिज्म के। सबसे जो कॉमन, सबसे जो सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी ट्रेट होता है एक नार्सिसिस्ट का, वो होता है उनकी ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी मतलब खुद को बढ़ा चढ़ा के एकदम प्रेजेंट करना, बोस्ट करना, प्राउड फील करना खुद के ऊपर। एक अनरियलिस्टिक सी एक उनके अंदर अपनी सेल्फ एस्टीम का बहुत इन्फ्लेशन हो जाता है, मतलब अपने अंदर अपनी सेल्फ वर्थ को लेकर, अपनी सेल्फ एस्टीम को लेकर एक बिल्कुल अनरियलिस्टिक तरीके से उनके अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि बढ़ा चढ़ा के उसको देखते हैं। इसको हम ऐसे देखेंगे कि मान लीजिए हम कैसे कहें कि भाई ये एक पैथोलॉजिकल है या एक नॉर्मल ग्रैंडियोसिटी है, सेल्फ बोस्टिंग नॉर्मल है या नार्सिस्टिक नेचर की है। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि मान लीजिए एक पर्सन है जो अपने किसी, मान लीजिए कोई टीम है, स्पोर्ट्स टीम है या कोई भी ऐसा म्यूज़िक का उसका कोई ग्रुप है या कहीं उसने कुछ परफॉर्म किया है और उसको किसी तरीके की अचीवमेंट हासिल हुई है। अब ये पर्सन अगर जगह जगह जाकर अपने बारे में बात करता रहेगा, अपनी अचीवमेंट्स बताता रहेगा, उनके घर वाले भी उनकी अचीवमेंट्स बताते रहेंगे कि भाई किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया, कहीं किसी जगह जीत गए, कुछ हो गया,
तो देखने से लगेगा भाई ये तो हर बार अपनी बातें करते रहते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलते रहते हैं, बस इनको तो अपनी ही पड़ी रहती है, तरीका नहीं है इनका, सोशली अप्रोप्रिएट तरीके से बात नहीं करते, जहाँ देखो बस अपनी ही लेकर बैठे रहते हैं। तो ये काफ़ी अनोइंग हो सकता है, पर ये ज़रूरी नहीं नार्सिसिज्म हो। क्यों? अगर ये सच में वो पर्सन ऐसा कुछ कर चुका है या कर रहा है अपनी लाइफ में, पर एक पर्सन ऐसा जो बस अटेंड करता है टीम को, मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स टीम है और उसके किसी पर्सन को बस जानता है, या मान लीजिए कोई उसके फैमिली में कोई ऐसा है जो अचीवर है और वो खुद आज तक उसने कभी कुछ अचीव नहीं किया है, या वो किसी ऐसी टीम का या ऐसे किसी ग्रुप का पार्ट रहा था जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, पर उसने पर्सन ने पर्सनली कुछ ऐसा नहीं किया है उसको अचीव करने में, और फिर भी वो उसके बारे में बार बार बात करता रहेगा, दिखाता रहेगा। इसे ग्रैंडियोसिटी कहेंगे। मतलब जिसका डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट रिजल्ट पर्सन ने खुद ना किया हो, परफॉर्म ना किया हो, और वो बस एसोसिएशन के बेसिस पर, कनेक्शन के बेसिस पर बढ़ा चढ़ा के बात करे, तो इसको हम ग्रैंडियोसिटी बोलेंगे, क्योंकि ये अनरियलिस्टिक है। और ये पर्सन अपने अंदर सेल्फ वर्थ की जो उसकी कमी है उसको छुपाने के लिए किसी तरह से कवर अप कर रहा है और दिखा रहा है कि भाई मैं छोटी मोटी चीज़ नहीं हूं, मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूं, मेरे तो बहुत बड़े बड़े कनेक्शन है। तो इस तरह से हम ग्रैंडियोसिटी को, नार्सिसिज्म को पैथोलॉजिकल सेंस में आइडेंटिफाई करते हैं। ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ इसे शेयर भी करें। कुछ और इसी से रिलेटेड टॉपिक्स पर, नार्सिसिज्म को और बेटर तरीके से समझने के लिए मैं आगे वीडियोस में बात करूंगा और डिफरेंट इश्यूज आपसे डिस्कस करूंगा, वो आप और दूसरी वीडियोस में सुनिएगा। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।